नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 90.8 एफएम देहरादून का अपना रेडियो स्टेशन। नवनीत आपका स्वागत करता है बेहद खास प्रोग्राम किताबें बोलती हैं, और आपका पसंदीदा प्रोग्राम। और किताबों की बात होती है, और किताबें हमें क्या सिखाती हैं, किताबें हमें जीवन में बढ़ने के लिए किस तरह से प्रेरित करती है, और कुछ उन लेखकों से हम बातचीत करते हैं जिन्होंने इन खूबसूरत किताबों को लिखा होता है। और आज किताबें बोलती हैं में एक जाने मानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज भुरारिया जी, जो कि एक लाइफ कोच एक्सपर्ट भी हैं। जो आपकी किताब है बहुत सुर्खियों में है, परवरिश की एक अनोखी यात्रा। और जो परवरिश जो शब्द है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और आज किताबें बोलती हैं में हम परवरिश की बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट ये विषय है, और इस बारे में हम बात करेंगे जाने माने लेखक मनोज भुरारिया जी से। मनोज सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नवनीत, आपको भी और सभी श्रोताओं को। तो मनोज जी, क्योंकि आपकी जो किताब है परवरिश और पेरेंटिंग की बात करती है, और आज के समय में पेरेंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक विषय है, और जिस तरीके से आपने पेरेंटिंग को डिफाइन किया है, और आपने जिस तरीके से स्वयं की यात्रा को भी इसमें एक्सप्लोर किया, तो क्या डेफिनेशन है एक अच्छी पेरेंटिंग की? जैसा कि आपने बोला कि आज के परिवेश में परवरिश या पेरेंटिंग चैलेंजिंग ज्यादा हो गई है। हालांकि हमेशा से आप समझिए जब से समाज है जी, परवरिश, अभिभावक और पेरेंटिंग जो भी हम बोलें, उसका एक अपना अभूतपूर्व महत्व रहा ही है। फर्क सिर्फ ये रहा है कि शायद चुनौतियां कम रही हों, और इसीलिए आज इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और यही एक अच्छा अभिभावक वो है, या एक अच्छा पेरेंट वो है जो अपने बच्चे के हिसाब से ढले, क्योंकि हम सब जानते हैं एवरीबडी इज यूनिक। हम ये बोलना और सुनना जरूर चाहते हैं कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक, है ना, ये बहुत फेमस। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आमतौर पे लोग इसका मतलब भी समझते हैं। इफ दे आर यूनिक देन इट इज नॉट, मतलब ये कोई एक बीमारी है और आपको एपीसी दे दिया जाए, ऑल पर्पस क्योर, किताब ये है, अब आप यही लीजिए, यही तरीका है। नो, वो कारगर नहीं, क्योंकि कुछ हद तक हाँ, हम सबको बच्चों को एक तरह से हम सिखाते हैं। एक समय आता है, उसके बाद आपको बच्चे को समझना होता है। जिसने वो समझ लिया, इसीलिए आपने देखा कि मैं एक लिखा है मैंने, अनोखी यात्रा जी। तो मैंने पेरेंटिंग को एक यात्रा का रूप दिया है जी। इट इज नॉट अ डन एंड डस्टेड थिंग। ये नहीं कि अच्छा हाँ साहब ये रहिए मैनुअल, आप इसके हिसाब से चलाइए गाड़ी और बस यहाँ पे ऐसा कर दीजिए, वहाँ ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको 4 साल बाद सडनली पता चलेगा, अरे ये तो बच्चा ऐसा है, यहाँ पे उसे ये चाहिए, और दूसरा बच्चा बोलता है अरे पहले ने तो ऐसा किया नहीं, ये दूसरा तो ऐसे कर रही है कि नहीं। तो ये जो चीजें हैं तभी आप समझ सकते हैं जब आप इसके प्रति स्पष्ट हों कि भाई ये बच्चा अलग है, वो बच्ची अलग है, और हमें उसके अनुरूप उसके साथ पेश आना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। और मनोज जी, आपने क्योंकि चैलेंजेस की बात की है, और जिस तरीके से समाज बदला है, और आज न्यूक्लियर फैमिलीज का जो चलन बढ़ चला है, और जिस तरीके से पहले एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो ये जो चुनौती निकल कर के आई है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज भी शायद आपको भी पता होगा, कुछ फैमिलीज हैं जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, कुछ केरला में हैं, जहाँ 100 लोग, 150 लोग एक साथ रहते हैं जी। कुछ बहुत चुनिंदा, मतलब कुछ जगह है बची हुई है अभी भी, लेकिन कई वर्षों, मतलब समझ लीजिए 50-60 साल पहले या उससे पहले, जॉइंट फैमिली हमारे यहाँ इतनी अनकॉमन नहीं थी, हुआ करती थी। लोगों ने अभी भी अपने अपनी जगह से, ये नहीं कि पलायन किया या शिफ्ट हुए या वर्क रिलेटेड चेंजेस हुए, वो उतने नहीं हुए थे। अब जॉइंट फैमिली में क्या होता था, आमतौर पे जो आज चैलेंजेस एक माँ बाप आपस में, मतलब इट इज लाइक 2 जन बच्चे को संभाल रहे हैं, वहीं जो जॉइंट फैमिली है वहां पे उसे एक तो ग्रुप में रहने की ट्रेनिंग मिल रही है जी, और जो चीज में आप कम हैं, हो सकता है दूसरा उसमें अच्छा हो। बड़े हैं, उनके पास अनुभव ज्यादा है, वो आपको उस तरह उस समय सही कर पा रहे हैं जिसका अनुभव आपको नहीं है जी। आपस का तालमेल वो बच्चा देख रहा है, समझ रहा है। आज भी आप 20-25 साल के लड़के लड़की से बात करिए जो जॉइंट फैमिली में पले बड़े हैं वर्सेस जो न्यूक्लियर या सिंगल फैमिली में पले बड़े हैं, आपको उनकी साइकोलॉजी में, साइकी में फर्क मिलेगा। शायद सही है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। उनके एडजस्टमेंट कैपेसिटी में फर्क मिलेगा, उनके टॉलरेंस लेवल में फर्क मिलेगा, उनके रिलेशनशिप की जो जिसको कहते हैं ना एक रिफाइनमेंट है,
आपस में टीम में रहने की, उसमें भी आपको फर्क मिलेगा। बिल्कुल। और आपने जिस तरीके से किताब में जो हमने चीज पढ़ने की उसमें कोशिश की है, तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट उसमें बात लिखी है कि बच्चों के माध्यम से आप स्वयं को भी खोजें, यानी अपनी स्वयं की जो विकास यात्रा है उसको भी आप जारी रखें। हम चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स को जरूर इसको बताएं विस्तार से। जब मैंने ओरिजिनली ये किताब लिखी थी तो मुझे ये टाइटल हाउ आवर चिल्ड्रन ब्रॉट अस अप, मैंने अंग्रेजी में लिखी थी, और ये मुझे एक अब मेरे मॉर्निंग मेडिटेशन करता हूँ मैं 10-15 मिनट का जी। उस मेडिटेशन में मुझे ये टाइटल आया था, क्योंकि ये काफी कंफ्यूज करने वाला टाइटल था कि हाउ आवर चिल्ड्रन ब्रॉट अस अप, ये कैसे हो सकता। लेकिन तब तक मैंने जितनी भी 4-5 पन्ने लिखे थे वो सारे फाड़ के फेंक दिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो सेट ही नहीं हो रहे थे इसके प्रति। लेकिन धीरे धीरे मैंने जाना कि एक्चुअली जो मैं बोलना चाहता हूँ वो इस टाइटल के साथ ही मेल खाता है। क्योंकि आप पहले, एक कहावत है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ए टीचर बिफोर ही और शी स्टार्ट्स टू टीच। मतलब एक टीचर है और वो अपने क्लास लेने जा रही है या जा रहा है, तो सबसे जरूरी चीज क्या है, उसको ये पता होना चाहिए कि सिखाया कैसे जाता है। जी, टीचर शुड नो हाउ टू लर्न। राइट, एग्जैक्टली, है ना। तो अगर उस टीचर को ये मालूम है सीखता कैसे है कि नहीं, जी, तो फिर ये आप इस सिमिली को यहाँ लाइए कि हम पेरेंट बने हैं, लेट्स से पहली बार पेरेंट बने हैं, और उसके बाद जब आप इधर उधर देख रहे हैं कि भाई ठीक है, आपके बड़े बूढ़े आपसे कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ समय बाद आप अकेले हैं, क्योंकि अ फादर एंड ए मदर, मतलब माता और पिता इररिप्लेसेबल है। जी, चाहे आप कोई भी हेल्प किसी से ले लें, लेकिन जो काम माता का है, जो पिता का है, वो तो वहीं रहेगा। एब्सोल्युटली, है ना। राइट। तो इसीलिए आपको उसके सिग्नल समझना है। जी, आपको उसके सिग्नल समझना है। जब आप उसके सिग्नल समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ओहो, मुझे यहाँ पे ये काम करना है, मैं वैसे नहीं कर सकता हूँ जैसे कि मुझे बताया गया, समझाया गया, या सोसाइटी ने बोला, या आपके बड़े बूढ़ों ने बोला। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपका व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि आप खुद समझते हैं कि ओहो हो। नहीं तो आप देखिए, कोई आमतौर पे कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी हो, कोई बहुत गुस्सैल आदमी हो, कोई वो वैसा ही अगर है तो कुछ भी आप नहीं कर सकते। जी, जैसा कि वो गजल है, बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे, मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। राइट, राइट। तो आप कभी बड़े हुए ही नहीं। वन कैन ग्रो ओल्ड बिकॉज दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, यू ऑलवेज ग्रो ओल्ड, बट ग्रोइंग अप इज ऑप्शनल। मतलब आप ग्रो अप कर रहे हैं या सिर्फ ग्रो ओल्ड कर रहे हैं, उसमें फर्क। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही ये बात आपने बोली है कि ग्रोइंग ओल्ड इज नेचुरल बट ग्रोइंग अप इज ऑप्शनल। और जैसा अक्सर मनुष्य होता है कि जब पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की भलाई तो चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में रहता है कि बच्चे जो हैं अपने निर्णय सही नहीं ले सकते, और वो कई बार जो है अपने निर्णय बच्चों पर थोपते हैं। तो एज एन एक्सपर्ट आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पहली बात तो ये कि क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों? जी, बिल्कुल। तो जब अपने पैरों पे खड़े होने का वक्त आता है तो ऑब्वियस है कि उन्हें अपने स्वयं के डिसीजंस भी लेने होंगे। लेकिन उससे पहले का जो समय है, जहां आपने अपनी परवरिश द्वारा क्या उन्हें उतनी समझ दी, क्या उन्हें उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो अपने निर्णय लेने में सक्षम हैं या नहीं, ये जरूरी है। अगेन, इट इज नॉट डन एंड डस्ट। अच्छा, ये 16 हो गया, ठीक है, अब आप उधर जाइए, वहां आपको ये करना है। अरे लेकिन 16 साल में क्या वो उतना बड़ा हुआ कि वो कर सकता है? ये आपका रोल था वहां पे। जी, वहां आपका रोल था कि आपने उसको क्या शिक्षा दी, क्या सिखाया, कितना उसे बड़े होने दिया। राइट। क्योंकि यहाँ भी वही लागू होता है, उम्र आप नहीं रोक सकते, उम्र तो बढ़ेगी। वो आज 15 का हुआ, कल 16 का, फिर 25 का हुआ। लेकिन आपने देखा होगा, जब आपने हेलीकॉप्टरिंग कर करके उसको इतना अपने ऊपर निर्भर बना दिया, 30 साल में भी वो माँ बाप से ही बात करेगा, पूछेगा कि अब मैं क्या करूं, या चलो अगर शादी हो गई तो अच्छा बताओ अब मैं ये क्या पहनूं, यहाँ वहां जाऊं या नहीं जाऊं, मतलब फॉर एवरीथिंग आपको अपने माँ बाप या अपनी वाइफ से बात या पूछना ही पड़ रहा है। तो अगर ये स्थिति आई है तो इसका मतलब उसमें उतनी सक्षमता नहीं डेवलप हो पाई। जी, जी, बिल्कुल। और इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते नहीं उन्हीं को लेने दीजिए या आप ही लीजिए, क्योंकि
ये एक मिडवे रास्ता है जहाँ पे हम मिल बैठ के ले सकते हैं, स्वयं का है तो स्वयं, लेकिन अगर उसमें वो लेने की, अभी जैसे पूना में जो केस हुआ, 17-18 साल का बच्चा है, उसने गाड़ी चलाई, और लेकिन अब आप क्या बोलोगे, इतना बड़ा बच्चा है इसको, अब यहाँ समझ किसकी थी? क्या उसमें उस समय उनके अभिभावक को गाड़ी चलाने देना चाहिए था? राइट। तो अब आप बोलो नहीं ये तो उसका अपना डिसीजन था। नो, वहां ये नहीं लागू कर सकते कि ये उसका डिसीजन था, क्योंकि क्या आपने उसको उस सक्षम बनाया है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले सके? जी। क्या उसकी वो उम्र है, क्या परिपक्वता है, मैच्योरिटी है? उसके बेस पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि क्या डिसीजन लेना है। और ऑब्वियसली हर एक माता पिता का एक सक्सेस की रेटिंग ये होती है इस लायक, मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल हो गई कि अपना डिसीजन खुद ले। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। और क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं परवरिश की बात कर रहे हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज़ का जो चलन है और जहाँ पर वर्किंग पेरेंट्स जो हैं वो भी एक, जिस तरीके से आपको क्या लगता है कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर, और जब वर्किंग जो पेरेंट्स हैं वो फैमिली का संतुलन और वर्क और फैमिली के बीच का बैलेंस वो कितना चैलेंजिंग है? बैलेंस बहुत ही जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड लाइफ में है बैलेंस, जिसको हम ज्यादातर नेग्लेक्ट करते हैं। हर लाइफ के हर पहलू पे एक समन्वय, एक बैलेंस बहुत जरूरी है। अब आपको ये डिसाइड करना है किस स्टेज पे आपकी कितनी अहमियत और जरूरत है, क्योंकि आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप सपोज मैनेजर, वहाँ 4-5 मैनेजर और होंगे या उससे ज्यादा होंगे जी। आप जब वहाँ छुट्टी लेते हैं तो आपका काम शायद कोई और करता है, या कल को आप वो जॉब छोड़ देंगे तो आपकी जगह कोई और आ जाएगा जी। लेकिन क्या आपको माता या पिता के रूप में कोई रिप्लेस कर सकता है? नहीं। तो उस स्थिति में आपको ये डिसाइड करना है कि भाई अगर मेरा बच्चा 6 साल तक है और उस समय तक मुझे, फॉर एग्जाम्पल, मुझे उसे बहुत क्लोजली उसको नर्चरिंग देनी है, परवरिश करनी है, तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि भाई 6 साल तक वो मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 है जी, और इसलिए मुझे उस समय काम नहीं करना है। उसके बाद मैं काम करना शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, डिपेंडिंग। अब हस्बैंड वाइफ को ये डिसाइड करना है जी। लेकिन अगर आपने कहा नहीं देखो मेरे पास समय नहीं है, और ये हम ऐसा कर सकते हैं, या तो हम किसी को प्ले स्कूल में डाल देते हैं, या किसी नानी को रख लेते हैं, या कुछ ऐसा कर लेते हैं, ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आज नहीं 20 साल बाद आपको पता चलेगा जी। तो वो बैलेंस आपको उस स्टेज और उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से देना है कि उस सिचुएशन में प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है। राइट। यू नीड टू डिफाइन योर प्रायोरिटीज। और बिल्कुल इसी को आगे हम बढ़ाते हैं सर, क्योंकि जैसे हम युवाओं की भी बात करते हैं और बच्चों की भी जब बात करते हैं, तो जो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है एक संस्कारी हो, अच्छा बच्चा हो, और जब हम बच्चों को अच्छी बातें सिखाने की जब हम कोशिश करते हैं तो इट साउंड लाइक टू मच ऑफ प्रीचिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने देखा होगा कि मेरी किताब में एक चीज जो आमतौर पे पेरेंटिंग या इसकी किताब से अलग है, इट इज नॉट, ये कोई मैनुअल बोल के नहीं है कि ये क्वेश्चन है ये उसका आंसर है, ये क्वेश्चन है ये उसका आंसर है ना? क्यों? क्योंकि हमेशा हमें ये लगता है कि जस्ट बिकॉज हम अथॉरिटी के पोजीशन पे बैठे हैं तो बच्चे को हम बॉस ओवर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, प्रेशराइज कर, लेकिन हम ये भूल जाते हैं हर बच्चा अपना दिमाग, अपना दिल और एक अपना संस्कार लेके आया है जी। करेक्ट। अब जब वो ये सब लेके आया है तो आप उसके लिए, अब आप सोचिए एक क्लीन स्लेट लेके साथ वो जन्मा है, 4-5-6 साल का हो गया। अब जब वो क्लीन स्लेट के साथ जन्मा था और आज की डेट में वो क्या देख रहा है कि उसके बाद वो बाहर स्कूल जाता है, आपने उसे कुछ बोला, उसने थोड़े दिन बाद देखा कि अच्छा बोला तो ये, लेकिन ये करते तो है नहीं ऐसा। सपोज बोल दिया कि सिगरेट पीना खराब है, लेकिन आप खुद सिगरेट पी रहे हो जी। पर फिर वो बाहर गया तो टीचर ने कुछ बोला और उसके फ्रेंड्स ने कुछ और बोला। अब क्या हो रहा है कि उसको कंफ्यूजन हो रहा है। अब उसके पास बहुत, अगर आप उसके दिमाग को एक कंप्यूटर समझो तो उसके पास इतने सारे कमांड्स आ रहे हैं राइट। अब जब वो कमांड्स आ रहे हैं एज एडवाइस, फॉर एग्जाम्पल, नाउ दैट एडवाइस इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड टू एक्शन। वो देख रहा है कि जब आप बोल रहे हो कि सच बोलो, लेकिन ये तो झूठ बोल रहा था राइट। अब वो कंफ्यूज, यार इसका मतलब सच बोलना अपने मौके पे सही है, कभी झूठ भी बोल सकते हैं, दैट्स ऑल। ही इज और शी, उसमें कोई गलती नहीं। वो सिर्फ एकदम कंप्यूटर की तरह 0-1-0-1 के हिसाब से चल रहा है। उसने देखा कि अच्छा
मतलब हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बोल भी। इसीलिए मैंने ये लिखा था कि हमेशा उदाहरण ज्यादा कारगर होता है बनिस्बत सिर्फ एक एडवाइस। योर एग्जाम्पल, ऑलवेज चिल्ड्रन विल फॉलो योर एग्जाम्पल, नॉट योर एडवाइस। आप वो भले ही आपको एक हद तक आपको रेस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक 15, 17, 18 के नहीं है वो हाँ हाँ कर रखते हैं, लेकिन द मोमेंट दे ग्रो अप एनफ दे विल स्टार्ट टॉकिंग बैक टू यू। वो फिर आपको जवाब देना शुरू करेंगे। राइट। क्योंकि तब उनको वो बोलेंगे कि उस समय आपने तो ऐसा किया था, अब मुझे मत बोले। और फिर जब है, हमेशा पेरेंट्स को ये लगता है कि नो आई एम द सुपीरियर वन, मेरा ही मानना चाहिए। नो, आप तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वहां तक हैं। And it is like children are I14, I15, I16. You are still I7, I8. True. So अगला जनरेशन को इतना तो रेस्पेक्ट दो कि दे विल हैव सम ब्यूटीफुल कोड्स एंड एप्लीकेशंस व्हिच यू डोंट हैव। वो अप्रिशिएट जब आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई हमें भी उनसे सीखना है, और हम पहले समझें कि क्या है। जरूरी नहीं कि हाँ जो मैंने बोल दिया वही करो। नो, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बोली। रादर दिस इज द बॉटम लाइन कि जो बच्चे हैं वो आपके एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हैं रादर देन कि जब आप उनको कमांड देने की कोशिश करते हैं। बहुत शानदार बात आपसे हम कर रहे हैं, लेकिन समय का बिल्कुल हमारे पास अभाव है मनोज सर। और जाते जाते एक सवाल आपसे और करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे जहन में आ रहा है कि जो माता पिता के जो आपसी रिलेशन है और जो फैमिली एटमॉस्फेयर है वो बच्चे की ग्रोथ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत बहुत अहम सवाल आपने पूछा। और जैसा कि आई थिंक मेरे शुरुआत के चैप्टर्स में ये कहीं है लिखा हुआ कि हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक दंपत्ति के रूप में की जो कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन जब हम पेरेंट बने तब हमें समझ में आया कि एज ए पेरेंट हम एक यूनिट है। अभिभावक अलग अलग नहीं, माता पिता जो हैं वो एक यूनिट है। तो एक यूनिट तभी रह सकते हो जब आपके बीच में तालमेल, सम्मान, आपका आपसी प्रेम, एक रिलेशनशिप मैच्योरिटी आती है, तभी आप एक अच्छे अभिभावक बन सकते हो, तभी आप एक पेरेंट बन सकते हो। आप अच्छे पेरेंट अपने इंडिविजुअल क्वालिटी के बेस पे नहीं बन सकते। वो मतलब आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मेरे तो ये 2 स्कूटर के टायर हैं, एक टायर को हटा दो और एक ही से खींच लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन अगर एक टायर में हवा कम हो जाए तो आप जानते हैं कि स्कूटर वॉबल करने लगे। तो आपको वो समन्वय बना के चलना है कि आपसी तालमेल। इसीलिए मैंने वहां लिखा है कि जब आप स्वयं के प्रति प्रेम करना और स्वयं के साथ और आपस में जब ये सीख लेते हो तो बच्चों को प्रेम देना बहुत आसान हो जाता है। वो आपको एंजॉय करते हैं, फिर दे एंजॉय दैट थिंग टू बी विद यू। आप जैसे पेरेंटहुड आप एंजॉय करोगे वैसे ही वो अपना चाइल्डहुड एंजॉय करेंगे आपके साथ, क्योंकि उनको एक वहां पे एक समन्वय दिखता है, एक बहुत ही सौम्य जिसको कहते हैं वातावरण मिलता है। आपस में आपकी नहीं बनेगी तो आपका बच्चा वो आज नहीं तो कल उसको रिफ्लेक्ट करेगा अपनी पर्सनालिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, और जिस तरीके से आज किताबें बोलती हैं बहुत ही जिसे कहते हैं सार्थक रहा। और परवरिश की जो हमने बात की, पेरेंटिंग की जो बात की, और जो जाने माने लेखक हैं मनोज भुरारिया जी, लाइफ कोच एक्सपर्ट भी है, जो उनकी किताब है जो बहुत सुर्खियों में है, परवरिश की एक अनोखी यात्रा, उसके बारे में हमने आज जो है जीवन के फलसफे को जाना और किस तरीके से परवरिश की जाती है, पेरेंटिंग की जाती है, उसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी मनोज सर ने हमें दी। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो जिंदगी के प्रोग्राम किताबें बोलती हैं में शामिल होने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया।